गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आप लोगों को पावर प्लांट के तीसरे चैप्टर में दूसरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पावर प्लांट साइकिल के बारे में, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स के टाइप्स हमने पढ़े, जिसमें दो टाइप्स के हैं, दो टाइप में उनको क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें एक है वेपर पावर साइकिल और गैस पावर साइकिल। तो वेपर पावर साइकिल में हमने रैनकाइन पढ़ा, रीजनरेटिव पढ़ा, रीहीट पढ़ा और रीजनरेटिव साइकिल पढ़ा। अब इसके अगले क्रम में हम आपको बताएंगे बाइनरी साइकिल के बारे में। ठीक है, बाइनरी साइकिल डिस्कस करना है, स्पार्किंग साइकिल है, उसके बाद हम लोग चलेंगे गैस पावर साइकिल के ऊपर। तो आइए आज के लेक्चर में बाइनरी वेपर साइकिल पे चर्चा करते हैं। आज हो गई 14 तारीख, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 2, थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनामिक साइकिल। तो देखिए यहाँ पर बाइनरी वेपर तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि बाइनरी वेपर साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं द्विवार्षी साइकिल चक्र। ठीक है, इसमें दो कार्यकारी द्रव का प्रयोग होता है। इस विधि में दो वर्किंग फ्लूइड का दो कार्यकारी फ्लूइड उसमें वाटर का उपयोग होता है, यूज होता है। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को स्पष्ट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये वाली लाइन है, इस विधि में दो वर्किंग फ्लूइड वाटर का यूज होता है, यानी दो कार्यकारी द्रव, इसको कहते हैं कार्यकारी द्रव, जिस द्रव के ऊपर कार्य किया जाना है। ठीक है, दो कार्यकारी द्रव के ऊपर कार्य किया जाता है। अब लिखिए, जबकि अन्य चक्रों में केवल भाप ही कार्यकारी पदार्थों में केवल स्टीम ही वर्किंग फ्लूइड FOOD यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड मटेरियल के रूप में यूज होता है
इनकी दक्षता अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। इनकी इफिशियंसी अन्य चक्रों की अपेक्षा, अन्य पावर साइकिल की अपेक्षा, अन्य पावर साइकिल की तुलना में अधिक होती है। अधिक होती है। इसमें कार्यकारी द्रव के रूप में इसमें वर्किंग फ्लूइड के रूप में तरल स्टीम, तरल भाप तथा पारा वाष्प यानी मरकरी वेपर का यूज होता है। किसमें? बाइनरी साइकिल में। ठीक है, बाइनरी साइकिल में जो है कार्यकारी मीडियम में, जैसे पहले वाले में भाप का इस्तेमाल हो रहा था या पानी का हो रहा था जी। तो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, क्रिपिंग की आवाज आ रही है। तो तरल भाप है और एक मरकरी वेपर है। तो तरल मतलब तरल भाप का स्टीम और मतलब जो है भाप में हाँ स्टीम और वाटर का मिक्स रूप हो गया। ठीक है, भाप और भी एक रहेगा लेकिन मरकरी उसमें वेपर का यूज पानी, होता है। हाँ तो हमने कहा ना कि इस विधि में 2 वर्किंग फ्लूइड का यूज होता है। तो 2 वर्किंग फ्लूइड में एक हो जाएगा आपका भाप हो जाएगा, तरल भाप यानी कि वाटर मिक्स्ड भाप हो जाएगा यानी कि वेट स्टीम, और दूसरा हो गया मरकरी वेपर। ठीक है, तो 2 कार्यकारी फ्यूल के रूप में कार्य करेंगे, है ना, कार्यकारी मीडियम के रूप में कार्य होगा, इन्हीं के ऊपर कार्य किया जाएगा। ठीक है, इन्हीं को जो हीट करना है, टरबाइन में भेजना है, तो इन्हीं पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, मरकरी को वेपोराइज किया जाएगा या तरल स्टीम को वेपोराइज करके काम किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाप की जगह भाप के साथ अन्य द्रव भी यूज किए जाते हैं। अन्य द्रव भी उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं भाई वो द्रव जिनका उपयोग में लाया जा रहा है? जैसे डेफिनाइल, डाइफिनाइल लिखिएगा यहाँ पे, DIPHENYL, डाइफेनाइल, डाइफेनाइल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आदि। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कार्यकारी द्रव के रूप में कार्य जो कराए जा रहे हैं, जिसमें कि तरल भाप है और मरकरी वेपर है, या फिर भाप के साथ साथ हम अन्य द्रव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डाइफेनाइल हो गया, डाइफेनाइल ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हो गया। तो आइए देखते हैं कि इस वर्किंग मीडियम का इस्तेमाल करने से हमें लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके लाभों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको रफ करें जरा हम।
तो हम आगे आपको नोट कराते हैं कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं इनके उपयोग करने से। भाई कोई हमें जब तक लाभ नहीं होगा तो हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो आइए देखते हैं लाभ क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करने जा रहे हैं, लिखिएगा। कार्यकारी द्रव के रूप में कार्यकारी कार्यकारी द्रव के रूप में पारा के उपयोग के लाभ। ठीक है, अगर हम कार्यकारी द्रव के रूप में अगर हम पारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाभ क्या हो सकते हैं। पहला कारण है लिक्विड मरकरी का आपेक्षिक घनत्व, लिक्विड मरकरी का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व डेंसिटी जो है 13.6 है, अपेक्षित घनत्व 13.6 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो इसके वाष्प की तुलना में अधिक है, जो इसके वाष्प जितना उत्पन्न होगा वाष्प की अपेक्षित घनत्व तुलना मतलब में अधिक अपेक्षिक मतलब इंग्लिश में सब घनत्व। हाँ, इसके वाष्प की तुलना में अधिक है। ठीक है सर। हेलो सतीश, सतीश हेलो। वीडियो आ रहा है। नहीं यार, हमको लगता है सर हट गए। हो गया कहा सर का।
हेलो, सुनाई दे रहा? यस सर, वीडियो कट गया था हाँ, सर। कोई बात नहीं। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था अभी अभी कि अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, घनत्व क्या है। घनत्व जो होता है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। अब देखिए, अपेक्षिक घनत्व कहा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, अमित माइक बंद देखिए कोई, हाँ, वो किसी ने माइक सचिन का ऑन माइक किया है, डिस्टर्ब आवाज कर रहा है। हम्म, देखिए, आप अपना क्वेश्चन पूछने के बाद उसको माइक को डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो देखिए, बगल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिखा। कि किसी भी पदार्थ का जो है अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो उसके लिए देखिए, एक लाइन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, उसको पढ़िए। कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है एवं शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है, उसी के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ के घनत्व व शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका घनत्व होगा, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व एवं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो घनत्व कितना होगा, इसका रेशियो होता है, अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यानी कि कार्यकारी जो हमारा मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बिना किसी टेम्परेचर पे, यानी कि साधारण रूप में जो उसका घनत्व होगा और उसको 4 डिग्री टेम्परेचर या 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करने पर उसका जो अपेक्षिक घनत्व, मतलब जो घनत्व होगा, उसका रेशियो, यानी कि नॉर्मल कार्यकारी पदार्थ का घनत्व एवं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको जब गर्म करते हैं, तब उसका अपेक्षिक घनत्व, मतलब दोनों का तुलना करना, मतलब कि बिना बॉयल किए गए अवस्था में उसका जो घनत्व होता है और उसको गर्म करने के बाद जो उसका घनत्व होता है, दोनों का रेशियो होता है। बात समझ में आई? हेलो हेलो, है ना। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में उस कार्यकारी द्रव का जो घनत्व होगा, वो हमारा गर्म करने के बाद उसका क्या होता है कि घनत्व कितना बन के आता है, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लीजिए अपेक्षिक घनत्व का क्या कहलाता है, अपेक्षिक घनत्व कहते किसे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अपेक्षिक घनत्व बराबर किसी भी पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व व शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, दोनों का अनुपात ही अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर, अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जितना था उससे कहीं ज्यादा उसको गर्म करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही सेंटेंस लिखा है कि इसके वाष्प की तुलना में अधिक है। अब आगे चलते हैं। इसके तरल पारे को, इसके तरल पारे को वाष्प से
अलग करना आसान होता है, अलग करना सरल होता है। ठीक है, यानी कि पारे का जो है तरल जो होता है, इसको गर्म करने पर जो भाप होता है, भाप को आसानी से अलग किया जा सकता है पारे से। यानी इसके तरल पारे को इसके भाप से अलग करना सरल होता है, इसके तरल पारे को भाप से अलग करना सरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडलीय दाब पर पारे का क्वथनांक लगभग, वायुमंडलीय दाब पर पारे का घनत्व लगभग, पारे का घनत्व लगभग, अरे सॉरी, क्वथनांक लिखना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट 355 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 355 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो अन्य तरल पदार्थों की अपेक्षा बहुत उच्च होता है, जो अन्य तो वायुमंडलीय दाब को सर इंग्लिश में क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वायुमंडलीय दाब पर, है ना, कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको, ओके सर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर हमारे जो पारे का जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 355 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो अन्य तरल पदार्थों के अपेक्षा बहुत अधिक होता है, पदार्थों की अपेक्षा या की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, परंतु इसके वाष्प निम्न दाब पर बनते हैं, किंतु इसके वाष्प जो है, वाष्प यानी स्टीम निम्न दाब पर बनते हैं, यानी लो प्रेशर पर बनते हैं, लो प्रेशर पर बनते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प, 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प, 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प का दाब 0.014 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 115 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर वाष्प का जो दाब होता है 0.014 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो बढ़कर 490 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 490 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या हो जाता है। ठीक है, 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसका जो प्रेशर है वो 0.014 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही इसके तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसलिए पारा बॉयलर में डिजाइन, इसलिए इस नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर का रफ करें। इसलिए पारा बॉयलर का डिजाइन होता है, पारा बॉयलर की डिजाइनिंग कामा कंस्ट्रक्शन
संरचना एवं ऑपरेशन काफी सरल हो जाता है, बेहद सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है। उच्च दाब से उच्च कठिनाइयां भी पारा बॉयलर में बहुत कम होती हैं। हाई प्रेशर पर उत्पन्न कठिनाइयां भी पारा बॉयलर में बहुत कम होती हैं। पारा बॉयलर में बहुत कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और है, इसमें 3 पॉइंट और हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। द्रव पारे की विशिष्ट ऊष्मा, द्रव पारे की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा हीट। ठीक है। स्पेसिफिक हीट जल से अधिक होती है, जल से अधिक है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट और है, तरल पारे का स्टेबिलिटी जल के अपेक्षा अधिक है। तरल पारे का स्टेबिलिटी जल से अधिक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पारा टरबाइन में पारा वाष्प की गति मंद करती है। पारा टरबाइन में, पारा जो है टरबाइन में मरकरी स्टीम की गति, पारा टरबाइन में पारा वाष्प की गति स्पीड मंद रहती है या मंद होती है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो है, मरकरी टरबाइन जो है, मरकरी टरबाइन की बात हो रही है कि मरकरी टरबाइन में जो मरकरी का वेपर तैयार होगा उसकी स्पीड जो है मंद रहती है। ठीक है। ये द्रव पारे की विशिष्ट ऊष्मा तो क्या है? विशिष्ट ऊष्मा को स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होगा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट। ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक। अब आइए इसके वर्किंग के बारे में लिखते हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। पारा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी टरबाइन में तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन क्या है, आइए उनकी लिमिटेशन को भी देख लेते हैं यहीं पे। इन सभी लाभों के बाद कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, पारा के उपयोग की जो सीमाएं हैं, देखिए पारा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। पारा सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट है, वाष्प इसके जहरीले होते हैं, इसके वाष्प जहरीले होते हैं। और तीसरा है, इसका मूल्य अधिक होता है।
या इसकी सीमाएं कह लीजिए या इसकी हानियां कह लीजिए। ठीक है, दोनों बात यहाँ पे यही मिल रही है। और है इसके वाष्प की एक परत नलियों में जम जाती है। नलियों की सतह पर जम जाती है, जिससे ऊष्मा अंतरण यानी हीट ट्रांसफर में रुकावट होती है। ठीक है, तो ये इसके सीमाएं हैं या हानियां कह लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए रफ करता हूँ। अब आइए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे चल रहा है, इस साइकिल का प्रोसेस या वर्किंग मेथड जो है कैसे है वो देखते हैं। बाइनरी वेपर साइकिल में स्टीम एवं मरकरी स्टीम के दो अलग अलग सर्किट होते हैं। दो अलग अलग सर्किट यानी परिपथ होते हैं। यानी कि भाप का अलग एक सर्किट होगा जिसमें से भाप सर्कुलेट होगी, और मरकरी वाली जो स्टीम होगी वो अलग ट्यूब में सर्कुलेट होगी। एक परिपथ में पारा का उत्पादन पारा बॉयलर में होता है, एक परिपथ में पारा वाष्प यानी मरकरी स्टीम का उत्पादन मरकरी बॉयलर में होता है। जहां से यह वाष्प पारा टरबाइन में जाता है, जहां से यह वाष्प मरकरी टरबाइन में जाता है। मरकरी टरबाइन में प्रवेश करता है। जहां इसका एक्सपेंशन होता है, जहां इस वाष्प का एक्सपेंशन होता है, इसका मरकरी वाष्प का एक्सपेंशन हो रहा है, तथा हीट एक्सचेंजर में कंडेंसेशन होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद वहां से फिर वो कंडेंसर में जाकर के वहां पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। अब इस कंडेंसेटेड या संघनित मरकरी को, कंडेंसेटेड मतलब संघनित मरकरी को पारा में, किसमें
को पंप द्वारा पुनः बॉयलर में भेजा जाता है। भेज दिया जाता है, यानी कि हमने पारा को बॉयल किया, उससे जो मरकरी वेपर तैयार हुई, उस मरकरी वेपर को हमने मरकरी टरबाइन में भेजा और मरकरी टरबाइन में जाने के बाद वहाँ पे एक्सपेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। एक्सपेंशन होने के बाद वो कंडेंसर में जाता है, जहाँ पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया अर्थात उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रकार कंडेंसेटेड मरकरी यानी कि संघनित पारे को पंप के माध्यम से हम पुनः बॉयलर में भेज देते हैं। तो एक सर्किट तो ये हो गई, और दूसरी जो सर्किट है, अब दूसरी सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी सर्किट थी अभी पारे के लिए थी। अब आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दूसरी साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हमारा परिपथ नंबर कौन सा था? परिपथ फर्स्ट था, सर्किट नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये सर्किट नंबर फर्स्ट था। अब सर्किट नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सर्किट नंबर 2 में क्या हो रहा था। इसको रब करें। आइए सर्किट नंबर 2 देखते हैं। सर्किट नंबर 2 देखिए, सर्किट नंबर 2 में क्या है? हीट एक्सचेंजर में दूसरे परिपथ में ऊष्मा यानी हीट एक्सचेंजर दूसरे परिपथ में हीट एक्सचेंजर में पारा वाष्प द्वारा निर्गत वाष्प, पारा वाष्प द्वारा निर्गत ऊष्मा, पारा वाष्प से जो हमारी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उस ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में होता है। किया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे सर्किट में जैसे कि पहले सर्किट के माध्यम से हमारे पारे को जब गर्म किया जा रहा था, तो उस सर्किट में क्या हो रहा था कि मरकरी स्टीम जो है टरबाइन में जा रही थी। तो जो मरकरी को हम मरकरी स्टीम में परिवर्तित कर रहे थे, तो उसकी जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर में ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। किसको? भाप बनाने में। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ट्यूब होगा वहां पे हीट एक्सचेंजर में। देखिए यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर बना होगा, इस हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि पाइप के माध्यम से ये हमारा मरकरी की जो गर्मी यानी कि मरकरी की उसको यूज करते हैं। ये मरकरी की जो है स्टीम थी, इस पाइप के माध्यम से निकल गई। लेकिन अगर इस चैम्बर में कोई लिक्विड भरा हुआ है जो इस मरकरी के स्टीम को ठंडा करके कंडेंसर में भेज रहा है, तो ये कंडेंसर में तो हमारा क्या गया? मरकरी स्टीम जा रही है। लेकिन यहीं से हम क्या कर लेंगे, इसमें जो जल भरा हुआ है ये भाप बन जाएगा और इस भाप को हम दूसरे साइड इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हम इसका भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। हम अभी इसका सर्किट बना करके आपको एक बार समझाते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले ये चीजें नोट कर लीजिए। जब सर्किट आप बना लेंगे ना, तो जब मैं समझाऊंगा तो आपके पास लिखा हुआ प्रारूप होगा, तो उसमें एक बार निगाह डालेंगे तो आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे लिखिएगा। इसमें ये भाप बॉयलर में जाती है, ये भाप बॉयलर में जाती है, जहां पर सुपर हीटर में सुपर हीट होकर यानी अतितप्त होकर
ठीक है, अत्यधिक गर्म होकर भाप टरबाइन में जाती है। भाप टरबाइन, स्टीम टरबाइन में ये भी जाती है। स्टीम टरबाइन में जाती है जहां पर इसका एक्सपेंशन होता है, जहां इसका विस्तार होता है। और पुनः और फिर कंडेंसर में चली जाती है। कंडेंसर में कंडेंसेट हो जाती है। या कंडेंसेट हो जाती है, संघनित हो जाती है। संघनित द्रव में एकत्र जल कंडेंसेट होकर पानी में बदल जाती है जिसे पंप के माध्यम से पुनः हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर से ही तो चली थी, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में ही हमारा मरकरी का वाष्प प्रवाहित हो रहा था। तो मरकरी गर्म होने की वजह से, मरकरी स्टीम के गर्म होने की वजह से हीट एक्सचेंजर से जब गुजर रहा था तो हीट एक्सचेंजर में पानी को जो है बॉयल कर दे रहा था, और वह क्या हो रहा था, टरबाइन के माध्यम से होकर के एक्सपेंशन होकर के पुनः कंडेंसर में जाके पानी में बदल जा रहा था, और उसको पुनः पंप करके हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। अब इसका हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो लिखिए, इसके बाद मैं इसका सर्किट बनाता हूँ। चलिए, अब इसका सर्किट मैं बनाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा है स्टीम टरबाइन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रहा कंडेंसर। ठीक है, और यहाँ पे रहा हमारा पंप। ठीक है, अब इस पंप का कनेक्शन हमारा हीट एक्सचेंजर से है। ठीक है, अब इस हीट एक्सचेंजर का संबंध हमारा पारा बॉयलर से है। ठीक है, ये हमारा पारा का बॉयलर है। थोड़ा दूरी को बनाएंगे। और हीट एक्सचेंजर में एक ट्यूब और पड़ी हुई है, ये है हमारा
वेपर के लिए, ठीक है। 2 सर्किट इसमें बन जाएंगे। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और यह निकल करके इधर से ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है पंप, ठीक है। और इस पंप के माध्यम से ये दूसरा सर्किट जो है इस बॉयलर में जा रहा है, ठीक है। मरकरी टरबाइन। तो देखिए, अब आइए इसके डायग्राम को समझते हैं। यह क्या है? सुपर हीटर। यह हमारा है हीट एक्सचेंजर। यानी कि जहाँ पर एक ऊष्मा हम किसी दूसरे सर्किट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा है पूरा टोटली, इसको हम बोलते हैं पारा बॉयलर, यानी मरकरी बॉयलर। तो आइए हम मरकरी बॉयलर से शुरू करते हैं। देखिए, इस मरकरी बॉयलर में जो ये ट्यूब है, ये हमारा पूरा क्या है? पूरा मरकरी बॉयलर है, ठीक है। इस पूरे मरकरी बॉयलर में हमारे पास क्या है? सुपर हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, और इस सुपर हीटर वाली पाइप के माध्यम से ही सारा कनेक्शन किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं। और उसके बाद तो ये हमारा एक सर्किट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये इतना हिस्सा एक के लिए काम कर रहा है, एक सर्किट हो जाती है। और ये नीचे वाला जो सुपर हीटर में दूसरा हिस्सा है, ये हमारा एक सर्किट और तैयार हो जाती है। इस प्रकार हमारे पास 2 सर्किट है। अब करते क्या है कि ये मरकरी बॉयलर में जब हम मरकरी को गर्म करते हैं, तो मरकरी जब हमारा गर्म होगा तो इस मरकरी टरबाइन में जाएगा। यहाँ पे ये हीट के बाद हीट किया जा रहा है, यहाँ पे फर्नेस बना हुआ है, ठीक है। फर्नेस के माध्यम से हम जब इस बॉयलर में रखे हुए मरकरी को हीट कर रहे हैं, तो यह मरकरी हीट होकर के कहाँ जा रही है? इस मरकरी टरबाइन में जा रही है। मरकरी टरबाइन में जाने के बाद, ठीक है, मरकरी टरबाइन में जाने के बाद यहाँ पे भट्टी बना दीजिए, फर्नेस। अब देखिए, तो यहाँ पर मरकरी बॉयलर में मरकरी को हीट होने के बाद ये मरकरी टरबाइन में जाती है, जहाँ पे इसका एक्सटेंशन होता है, और यह पुनः हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर में जैसे पहुंचता है, तो हीट एक्सचेंजर में मरकरी स्टीम की ऊष्मा जो है वो हमारे वाटर ट्यूब जो होती है, जिसमें वाटर भरा हुआ है, इस वाटर ट्यूब को ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के बाद यह मरकरी स्टीम पुनः पंप में आने के बाद कंडेंसेट हो जाता है, ठीक है। और इसको पंप के माध्यम से, यहाँ पे कंडेंसर भी लगा होना चाहिए, अगर नहीं लगा है तो डायरेक्टली इसी को पंप करके हम क्या कर दे रहे हैं? इसमें भेज दे रहे हैं मरकरी बॉयलर में, ठीक है। मरकरी बॉयलर में जब हम इसको भेज दिए, यहाँ पे एक आप बना सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे बना लीजिए बॉयलर, सॉरी कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंडेंसर। कंडेंसर के बाद यहाँ पे पंप के माध्यम से पंप करके आप भेज दे रहे हैं, चला जा रहा है किसमें? मरकरी बॉयलर में। यानी मरकरी स्टीम तैयार हुई, मरकरी टरबाइन को चलाई, उसके बाद कंडेंसर के माध्यम से होते हुए, पंप के माध्यम से होते हुए पुनः मरकरी बॉयलर में पहुंच जा रही है।
तो एक सर्किट ये काम कर रहा है। और दूसरा, इस मरकरी के द्वारा जो हमारी स्टीम उत्पन्न हो रही है, तो उस स्टीम की ऊष्मा से हमारा सुपर हीटर में फ्लो हो रहे हमारे स्टीम को गर्म किया जा रहा है। किसमें? पानी को गर्म किया जा रहा है। पानी जब गर्म होकर के भाप बन रहा है, वह हमारे स्टीम टरबाइन को चला रहा है, भाप टरबाइन को। और भाप टरबाइन से निकलने के बाद, एक्सपेंशन के बाद, वो कंडेंसर में जाता है, जो ठंडा होने के बाद पानी के रूप में बदलता है, और उसे हम एक पंप के माध्यम से पुनः हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार से क्लोज साइकिल के रूप में चलती रहती है। ठीक है। बाइनरी साइकिल कहने का मतलब यह था कि इसमें वाटर का भी इस्तेमाल हो रहा था। वाटर का इस्तेमाल इसलिए हो रहा था कि जो हमारी मरकरी स्टीम है, इसकी ऊष्मा का हम उपयोग कर लें। इससे हमारे प्लांट की दक्षता में वृद्धि होती है। और सर इसका वाटर यहाँ सुपर हीटर के पास लगा होगा ना सर? हाँ, तो ये सुपर हीटर है। सुपर हीटर वाले ट्यूब में ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, सुपर हीटर वाले ट्यूब में ही फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये साइकिल समझ में आया कि यहाँ पे 2 साइकिल काम कर रहे हैं। इन्हीं 2 साइकिलों को हमने लिखवाया था। ये साइकिल नंबर फर्स्ट हमने इसको दे दिया था नाम, और ये साइकिल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 प्रोसेस हमारे इसी में हो रहे हैं। अब इसको किसी को ना समझ में आया हो, कोई ऐसा विद्यार्थी, इसको रफ किया जाए। सर मरकरी का यूज दक्षता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बस? हाँ, दक्षता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मरकरी का जो घनत्व था कितना था, 0.014 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है। लेकिन जब उसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अत्यधिक गर्म कर रहे थे, तो उसका देख रहे थे 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर की उत्पत्ति हो रही थी, है ना। तो हम बाइनरी साइकिल इसलिए बताए क्योंकि एक वाटर के ऊपर कार्य किया जाता है बॉयलर में। ठीक है। ईंधन ऊष्मा उत्पन्न करके उसके माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए, प्लस अन्य भी हमारे पास सिस्टम है जिसमें वेपर का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। मरकरी का इस्तेमाल हो रहा था, और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल हो रहा था, है ना। और फिनाइल का इस्तेमाल हो रहा था, फिनाइल ऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सारे तरल पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं, और उससे काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट करके अगर उससे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजियां हैं, ये सारे मेथड हैं। अब हमारे भारत में कितनी मात्रा में क्या उपलब्ध है ना, और नुकसानदेह है कि लाभदायक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है तो बहुत सारी सिस्टम में, लेकिन जो जिसे इसमें कहा गया कि इसके सीमाएं कुछ हैं, जिसमें कि जहरीली गैस निकल के आती है जो आदमियों के लिए नुकसानदायक है। तो इन सारी चीजों की जब तक सेफ्टी नहीं हो पाएगी तो कहाँ से इस तरीके का प्लांट स्थापित होगा। ठीक है। इन सब चीजों के लिए बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चलिए अब इसको रफ करते हैं। अब टॉपिंग साइकिल के ऊपर चलते हैं, यानी कि बाइनरी साइकिल भी आपका खत्म हो गया है। ठीक है। अब एक टॉपिंग साइकिल जब हम बता देंगे तो इसके बाद हमारा ये वेपर पावर साइकिल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओनली गैस पावर साइकिल पढ़ाना रहेगा। ठीक है। आइए चलते हैं टॉपिंग साइकिल। सर हाँ, टरबाइन साइकिल है कोर्स में? ये साइकिल आप लोगों को आगे जैसे कि हम थर्मोडायनामिक्स वगैरह के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने इसे बताया है। देखिए सिलेबस में है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर इसमें दिया हुआ है गैस टरबाइन साइकिल। हाँ, तो गैस टरबाइन साइकिल दिया है ना। है सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन थर्मोडायनामिक साइकिल से है। सेकंड है तो मेन पार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ स्टेशन थर्मोडायनामिक साइकिल।
ठीक है, बिना इसके ठीक समझ है। तो में नहीं थर्मोडायनेमिक आएगा साइकिल का हाँ बिना इसके समझ में नहीं आएगा कैसे क्या वर्क होगा। किसको समझ में नहीं आया? सब वो नहीं कह रहे थे, हम कह रहे हैं बिना थर्मोडायनेमिक साइकिल के समझ में नहीं आएगा कहाँ कौन सा प्लांट में कौन सी साइकिल वर्क कर रही है। जी जी जी, ये तो मेन मुख्य प्रोसेस था। हम तो सोचे थे कि इसको क्या करें, लेकिन हमें लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि ये छूट जाएगा तो फिर कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। केवल बस ये पावर प्लांट में यही दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा है, ये छूट जाएगा तो फिर आपको लाइफ में कभी मिलेगा नहीं, जब तक फिर से पावर प्लांट की बुक नहीं उठाएंगे। तो इसलिए आप साइकिल के बारे में जानते रहेंगे तो पता तो चलेगा ना कि हमारा जो विद्युत उत्पादन हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी साइकिल का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की साइकिल होती है, और वेपर पावर यस। साइकिल होता है, गैस पावर साइकिल होता है। तो उसके क्लासिफिकेशन वगैरह भी आपको मालूम होने चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया है। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में कभी भी, जैसे यूपीपीसीएल वगैरह में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं टॉपिंग साइकिल। टॉपिंग टॉपिंग साइकिल और गैस साइकिल पढ़ाने के बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बचा, लगभग खत्म के कगार पे है, लेकिन थोड़ा सा बताना और समझाना थोड़ा समय लग जाता है। आइए चलते हैं, लिखिएगा। कभी 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 पुराने निम्न दाब संयंत्रों यानी निम्न दाब प्लांटों प्लांट की थर्मल इफिशियंसी तथा पावर जनरेशन की इफिशियंसी में वृद्धि करने के लिए वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। किसमें होती है, ध्यान दीजिएगा। निम्न दाब वाले प्लांटों में, जो लो प्रेशर के प्लांट होते हैं उनमें थर्मल इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, है ना, थर्मल इफिशियंसी बढ़ाने के लिए तथा पावर जनरेशन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए पहले से स्थापित प्लांट जो है, पहले से स्थापित प्लांट में लो टरबाइन प्रेशर के साथ, लो टरबाइन या लो प्रेशर टरबाइन लिखिए, लो प्रेशर टरबाइन के साथ, लो प्रेशर टरबाइन के साथ ही क्या कर देते हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन जोड़ देते हैं। हाई प्रेशर टरबाइन को संयोजित कर देते हैं या हाई प्रेशर टरबाइन स्थापित कर देते हैं, कर दिया जाता है। ठीक है, बॉयलर में बनी भाप पहले हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है। बॉयलर में उत्पन्न स्टीम सबसे पहले कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है, हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है।
तथा एक्सटेंशन के तथा जाती है, जहां से इसका निकास जहां से इसका जहां से स्टीम का निकास संघनित्र में न करके, कंडेंसर में न करके सीधे हीटर में भेज दिया जाता है। यानी कि वो टरबाइन से जो निकलती है स्टीम, उसको निकलने के बाद कंडेंसर में न भेजने के बजाय उसको हीटर में भेज दिया जाता है। हीटर में यह सुपर हीट होकर के, जो हीटर में सुपर हीट होकर लो प्रेशर टरबाइन में जाती है। लो प्रेशर नीचे दिख रहा है कि नहीं? लो प्रेशर टरबाइन में जाती है। लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, जहां से इसका निकास कंडेंसर में होता है। लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, जहां से इसका निकास कंडेंसर में होता है। ठीक है। एक मिनट, इसका हम फिगर अभी बनाते हैं। थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये टॉपिंग साइकिल है कि टैपिंग साइकिल है? टॉपिंग TOPPING। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है ना? यस सर। फिगर बनाए? यस सर। ठीक है, चलिए। एक लाइन और नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही काफी है। देखिए, ये आपके पास एक बॉयलर है, ठीक है। ये हो गया आपका बॉयलर हो गया, ठीक है। इस बॉयलर में एक ये बनाइए हीटर, और एक हीटर आपका इधर, ठीक है। इस हीटर के माध्यम से जो स्टीम बन के प्राप्त होगी वो आपका जाएगा हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगा।
ठीक है। और हाई प्रेशर टरबाइन से निकलने के बाद यह पुनः जाएगा कहाँ पे? हीटर में जा रहा है। कहाँ जाएगा? हीटर में जाएगा। यहाँ से बॉयलर है, ये इस बॉयलर में हीटर लगे हैं, ठीक है। हीटर, ये हीटर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ से बॉयलर में से ये स्टीम जो है पहले गई हाई प्रेशर टरबाइन के पास, और हाई प्रेशर टरबाइन से जब एक्सपेंशन होने के बाद निकल रहा है तो इसको कंडेंसर में ना भेज के हम तुरंत इसको हीटर में भेजती है, और हीटर में जाने के बाद पुनः ये हीट होता है, और हीट होने के बाद ये आते हुए कहाँ जाता है? ये आया लो प्रेशर टरबाइन में। यहाँ हमारे पास लो प्रेशर टरबाइन है, दिख रहा होगा। ठीक है। ये आपका लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। ये लो प्रेशर टरबाइन है। अब इस लो प्रेशर टरबाइन में ये स्टीम गई सुपर हीट होने के बाद, ठीक है, अति तप्त होने के बाद, और यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी? कंडेंसर में जाएगी, ठीक है। ये निकल करके कंडेंसर में जाएगी। संघनित्र जिसको कहते हैं, संघनित्र, कंडेंसर, ठीक है। तो यहाँ से कंडेंसर में गई, और कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी, और कंडेंसेट होने के बाद ये यहाँ से निकल करके आएगा, ठीक है, और सीधा पंप में प्रवेश करेगा। पंप इसको पंप के माध्यम से पंपित करके सीधा भेज देगा कहाँ पे? बॉयलर में, ठीक है। और हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन आपस में कपल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन जो है विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए अल्टरनेटर या जनरेटर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जहाँ से विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा, ठीक है। फिगर समझ में आया? सर जो पहले जो से निकलेगा तो सबसे पहले फर्नेस से निकलेगा ना सर स्टीम? हाँ, तो सबसे पहले जब फर्नेस से निकलती है सर, बॉयलर से सबसे पहले फर्नेस से नहीं निकलता है, बॉयलर से ही निकलता है। हाँ, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। यस सर। ठीक है, तो वो भट्ठी से नहीं निकलता है, वो निकलता है बॉयलर से। तो बॉयलर में मेरे डियर स्टूडेंट एक फर्नेस होता है जिसके माध्यम से हम उसमें वही कह रहे हैं सर हम कि फर्नेस से, तो वही हम कह रहे हैं कि फर्नेस से जब जलाते हैं, बॉयल करते हैं, तब उसके बाद जो स्टीम निकलती है वहां जाती है। सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग बॉयलर से फर्नेस से ही होगा। जी जी जी, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब स्पार्क साइकिल अगले लेक्चर में बता देंगे, और क्योंकि इसमें भी तो 3-4 प्रोसेस है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो फिर कंप्रेशन साइकिल बताएंगे, फिर गैस टरबाइन बताएंगे। अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कल वाले लेक्चर में। सर हम लोग का एग्जाम का क्या होगा सर? तो कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव होगा सर, कैसे होगा? देखिए, अब अभी तो कुछ ऐसे ही न्यूज में खबर आई हुई थी कि आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन कराए जाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, Yes, sir. विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्णय जो आएगा तो उसके हिसाब से आपको पहले से तैयार होना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए आप अरे इसमें तो अभी सर 2 ही चैप्टर हुए हैं सर, सब मतलब 2 दूसरा चल रहा है सर, अभी तो 9 चैप्टर सर इसमें है, तो कैसे हो पाएगा सर? ऑनलाइन भी लेंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा आप लोगों की क्लासेस भी बढ़ गई हैं, ठीक है, क्लासेस भी बढ़ गई हैं, और हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को जो सिलेबस में पूछी जाने वाली चीजें हैं, कोशिश करें कि उसी को हम ज्यादा फोकस करें। और अभी ये आपके पास जो थर्मोडायनेमिक साइकिल था,
ये खत्म हो जाने के बाद आगे के सारे चैप्टर बहुत शीघ्रता से खत्म हो जाएंगे, उसकी चिंता ना करिए। ठीक है, हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द और एक विधिवत तरीके से आप लोगों के कोर्स को कंप्लीट किया जाए। सर एक आइडिया देते रहिएगा सर कि कैसे एमसीक्यू में पूछ सकता है सर उसमें क्वेश्चन, जैसे ये बॉयलर से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन MCQ सकता है में देखिए, एमसीक्यू। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि अब तो ये पहला ऐसा मौका आया है जिस समय ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो फिलहाल जैसे कि ये पावर आप इसको विस्तृत में पढ़ रहे हैं, तो आप इसी विस्तृत जानकारी को ध्यान में रखिएगा। इसी से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पावर जनरेशन कैसा होता है, या जैसे ITI वगैरह के जो पेपर वगैरह होते हैं ना, तो उनके एक बार पेपर सैंपल पेपर लेके देखिएगा जरा, तो उसी आधार पे ही ये क्वेश्चन का डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जैसे आप लोग कभी ITI वगैरह के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा कि अन्य सब्जेक्ट का कैसे कैसे है, थ्योरी सब्जेक्ट के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक दिन अगर मुझे फुर्सत मिला तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आ सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर पाए हैं कि बोर्ड द्वारा अभी ऑनलाइन साइट पे उनके क्या निर्धारित किया गया है, जरा उनके नोटिस को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक तो ये पेपर में ही गजट हुआ था। तो हम एक बार इसे जरा रिव्यू देखते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, और आप लोगों का अगले सोमवार को टेस्ट होना है। ठीक है, अगले सोमवार को आप लोगों का टेस्ट होना है 21 को, 21, 6 एंड 2021, है ना। ये पावर प्लांट का आप लोगों का टेस्ट होना है, और जितना चैप्टर में हम जितना पढ़ा चुके होंगे, हम भी सोच रहे हैं कि कुछ थ्योरी के क्वेश्चन देंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन हम देंगे इसी में। ठीक है सर पूरा ऑब्जेक्टिव ही दीजिए जिससे तैयारी भी हो जाए। हाँ, चलिए हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे ना, क्या करना है, थ्योरी भी दे देंगे, थ्योरी भी आप हमको दीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। ठीक है, ओके क्योंकि सर। आप जितना लेबर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। बस ये है कि मास्टर का काम होता है कि बच्चे से एक्स्ट्रा लेबर वर्क करवाए और उनको वैसे तैयार करे, है ना। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस पथ पे चलें, मेरे दिखाए हुए मार्ग को अनुसरण करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। ठीक है, तो आज के लिए आपकी ये क्लास यहीं पे स्थगित की जाती है, समाप्त की जाती है। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।